पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित इस शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह में एक दूसरे पीठ को जोड़कर बिठाए गए हैं। शेरों की चारों आकृतियां अत्यंत प्रभावशाली और ठोस है। प्रतिमा की स्मरणीय विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरों की पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होती है। होठों की विशेष स्थिति और होठों के अंत में फैला उसका प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार अपनी सूक्ष्म दृष्टि से शेर के मुख का स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव शेर ने अपनी सांस भीतर रोक रखी हो। अयाल केसर की रेखाएं तीखी है। उसमें उस समय प्रसिद्ध परंपराओं का पालन किया गया है। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया है, जबकि मौर्यकालीन स्तूप मूर्तिकला की एक खास विशेषता है। शेरों के घुंघराली अयाल राशि आगे निकली हुई दिखाई देते हैं। शेरों के शरीर पर भारी बोझ को पैरों की तली मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया है। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है, जिसमें चारों दिशा में फैले हुए कुल मिलाकर 24 आरे हैं। प्रत्येक चक्र के साथ सांड, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां सुंदरता उकेरी गई हैं। चक्र का यह स्वदेशी संपूर्ण बौद्ध कला का धर्मचंकर निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। प्रत्येक पशु आकृति सतह से जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। मुद्रा शीर्ष फलक पर गतिमान होती है। प्रत्येक चक्र के बीच एक सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों में ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार सीमित स्थान भी दर्शाने में पर्याप्त क्षमता है। वृत्ताकार शीर्ष फलक और उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाई देता है। कमल पुष्प की प्रत्येक पंखुड़ी को उतने सघनता से ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि नीचे के हिस्से में वक्र तलों की सुंदरता से अकोरा गया है। एक स्तंभ की आकृति होने का यह समझा गया है कि चारों ओर से देखा जाएगा। दृष्टिबंधुओं की कोई निश्चित सीमाएं रेखा नहीं रखी गई हैं। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है, वह टूटी फूटी हालत में है। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का क्रम परवर्ती काल में जारी रहा। फिर दक्षिणी दीदारगंज। हाथ में चमार चोरी पकड़े खड़ी यक्षिणी जो आदमकद मूर्ति आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है, यह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना के संग्रहालय में रखी गई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित और समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी के दाहिने हाथ में चोरी पकड़े हुए दिखाया गया है। दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टता दृष्टिगोचर होती है। चेहरा और कोपल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं। गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए जो पेट तक लटका हुआ। पेट पर पहने हुए चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्तु को बड़े सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों पर मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ का भारीपन उसके भारी उड़ोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एक गांठ बनी हुई है। पीठ खुली हुई पीठ के वस्तु और टांगों को ढकेलता है। दाहिने हाथ पर पकड़ी हुई चोरी की प्रतिमा को पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। स्तूप आराधना, ये भरूच का स्तूप है। फिर 5वीं सदी के स्तूपों में बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई हैं, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत हुए परिक्रमा पत्थर। ऐसे स्तूप भी है जिसका निर्माण मूल रूप से पहले किया गया हो और आगे चल के दूसरी शताब्दी में कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। स्तूप में बेलनाकार ढोल, एक वृत्ताकार अंडा, चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता था। ये भाग हिस्से सदा ज्यों के त्यों रहे, लेकिन आगे चलकर इनके रूपों में आकार में थोड़ा परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य वास्तुकार और मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने में काफ़ी गुंजाइश होती थी। उसमें यथा आवश्यक परिवर्तन या परिवर्धन कर सकते हैं और नई नई प्रतिमाएं उकेर सकते हैं।
ईसा की दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमा और आकृतियों के दर्शन नहीं होते। बुद्ध के प्रतीकों जैसे पदचिन्ह, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में ही दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इस समय पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता था। जातक कथा और बुद्ध के जीवन में किसी भी घटना का बौद्ध परंपरा का अभिन्न अंग बन गया था। जातक कथाएं स्तूपों की परिक्रमा, पंथों, तोरण द्वार पर चित्रित की जाती है। चित्रात्मक परंपरा में मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, आख्यान, सतत आख्यान, घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता था। वैसे सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटना है, लेकिन मूर्तियाँ और आकृतियों की सजावट के करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिनमें अक्सर बुद्ध के जन्म, ग्रहत्रय ज्ञान यानी बुद्धत्व प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, जन्म चक्र से मुक्ति की घटनाओं को अक्सर चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं का अक्सर अनेक स्थानों पर बार बार चित्रण किया जाता है वह मुख्यतः छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रूरू जातक, शिवी जातक, वेशांतर जातक और शम जातक से है। इसके बाद हम अगला पढ़ेंगे अध्याय 4, भारतीय कला स्थापत्य में मौर्यतन कालीन प्रवृत्तियाँ। ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इनमें उत्तर भारत और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में सुंग, कर्ण और कुषाण और गुप्तों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिण पश्चिम में सातवाहनों, इक्ष्वाकु, आमीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। संयुक्त वर्ष ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदायों वैष्णव धर्म और शैवपदम का भी उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में अनेक स्थल मिले जिनका उल्लेख करना विषय की दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, भरूच मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जगन्नाथपेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भज पुणे महाराष्ट्र, पावनी नागपुर के निकट महाराष्ट्र में पाए गए हैं। भारत में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घावर लंबी है। प्रतिमाओं का आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है। आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके होने परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया जाता है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य में घटनाओं के चुनाव में बढ़ गई है। भारत में आख्यानक फल अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों समय आगे बढ़ता है कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं घटना के संपूर्ण चित्र को चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम प्रयोग किया गया है। आख्यान या कथनात्मक यक्ष और यक्षिणियों के जुड़े हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खास तौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को, जो कि सामूहिक स्तर पर काम करते थे, उत्कीर्ण विधि को समझना कितना जरूरी था। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता था। उसके बाद मानव शरीर व अन्य रूपों को उकेरा या बनाया। चित्रों की सतह के छिछले उत्कीर्ण के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा व तना हुआ दिखाई पड़ता है। भुजाएं और पैर शरीर के साथ चिपके हुए दिखाए गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसे दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया है। आकृतियों का उत्कीर्ण गहरा होने पर उन्हें आयतन बढ़ गया है, जिससे मनुष्य और जानवरों के शरीर का प्रतिक्रमण असली जैसा होने लगा है। भरूच, बोधगया, सांची स्तूप 2, जगन्नाथपेट में पाई जाने मूर्तियाँ इसी शैली के अच्छे उदाहरण हैं। भरूच की आख्यान उद्धतियों में स्पष्ट प्रकट होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावी ढंग से अपनी कहानियाँ कह सकते हैं। ऐसा ही आख्यान उद्धति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी की एक स्वप्न घटना में दिखाया गया था। इसमें महारानी की आकृति को लेटी अवस्था में और एक हाथी को ऊपर उतरकर
महारानी मायादेव की कोख की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उसमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। जैसे रूढ़ जातक में बोधिसत्व हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इस चित्र में एक अन्य घटना राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है। राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी ने हिरण की रक्षा की है उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी उंगली से हिरण की ओर इशारा करते हुए दिखाया है। कथा के अनुसार आदमी के जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी व्यक्ति को उसकी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं तो वह आदमी अपने बच्चों से फिर जाता है। राजा को उसी जंगल में ले जाता है और जहाँ उसने हिरण की जान बचाई थी। ऐसी जातक कथाएं स्तूपों को अलंकृत करने के लिए उपयोग में लाई गई थी। यहाँ यह जान लेना दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में ज्यों-ज्यों स्तूपों का निर्माण बढ़ता जाएगा, उनकी शैलियों में भी अंतर आने लग गया। ईसा पूर्व की पहली और दूसरी शताब्दियों की सभी पुरुष प्रतिमाओं में केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो ये सब एक सी पाई जाती हैं। भारत में पाई गई कुछ मूर्तियाँ आज भी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी गई हैं। सांची का स्तूप मूर्तिकला के विकास के अगले चरण में सांची के स्तूप मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। यह चरण शैलीगत प्रगति से दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप वन में ऊपर और नीचे 2 पद दक्षिणा पद हैं। इसके 4 तोरण हैं। सुंदरता सजे हुए इन तोरण पर बुद्ध के जीवन की घटना और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है, संपूर्ण अंतराल में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई पड़ती है। सिर काफी उठे हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता और अनियमितता कम हो गई है। आकृतियों को गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीक भरूच की तुलना में अधिक उन्नत प्रतीत होती है। अब इधर क्या है, ऊपर छतरी होती है। फिर ये जो चौकोर वाला होता है उसे हर्मिका कहा जाता है। उसके बाद अंड होता है, मेधी होती है और वेदिका ये जो बनी होती है, और जो प्रवेश होता है उसे तोरण कहा जाता है। और जो अंडे के नीचे जगह होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ। ठीक है। बुद्ध को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। सांची के स्तूपवन में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिया गया है, किंतु स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था और ऊपर उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है। कुछ ऐतिहासिक आख्यानों जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि को प्राप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमा में भी ऐसी विशेषताएं पाई जाती हैं, हालांकि उनके रूपा प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा, सारनाथ और गंधार ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गंधार व मथुरा, दक्षिण भारत में वेंगी, आंध्र प्रदेश कला के उत्पादन महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा और गंधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप में मानव रूप में मिल गया। गंधार की मूर्ति कला की परंपरा बैक्ट्रिया, पार्थिया और स्वयं गंधार के स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंजाब में संगोल स्तर पर पाई गई स्तूप की मूर्तियाँ। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा यक्षों की आरंभिक मूर्तियों जैसी बनी थी, लेकिन गंधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों, विशेषकर कनिष्क के बिना सिर वाली मूर्तियाँ व चित्र भी पाए गए हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से विष्णु और उसके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से उनके लिंगों और मुख्य लिंगों की प्रतिमाएं भी मथुरा में पाई गई हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से बुद्ध की प्रतिमा अधिक पाई गई हैं। ध्यान रखें, विष्णु और शिव की प्रतिमाएं उनके आयुधों यानी चक्र और त्रिशूलों के साथ प्रस्तुत की गई। बड़ी प्रतिमाओं को उत्कर्ण में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि के बाहर दिखाया गया है।
ये जंगलों का भाग है संगोल, ठीक है। चेहरे पर गोल है और उन पर मुस्कान दिखाई गई है। मूर्तियों का आयतन भारीपन कम कर दिया गया है और उसमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, सेव, वैष्णव, देवी देवता की प्रतिमा, मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई हैं। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं को विषय शक्ति केंद्रता आ गई है। गोलाई बढ़ गई है, वे अधिक मार्शल हो गई हैं। ईसा की चौथी शताब्दी में भी यह प्रवृत्ति जारी है, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मार्शलता में कमी कर दी गई। मार्शलता में अधिक कसाव आ गया है। इसमें कम ओढ़े हुए वस्तुओं को दिखाया गया। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्तुओं की प्रतिमाओं के परिणाम आकार का शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्तुओं की पारदर्शिता, स्पष्टता, दृष्टि गोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय घरानों का उदय हुआ, जिसका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला का उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा। साथ में ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्रों में से उभर गया है। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध की प्रतिमाओं को दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। ये देखो, ठीक है। एक ये बुद्ध की प्रतिमा, ये ध्यानस्थ बुद्ध हैं, गंधार कला में है, 3री-4ठी शताब्दी ईस्वी। और ये भी गंधारी बौद्धिक तत्व है, 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है, जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम हुआ है, जबकि मथुरा और बुद्ध की मूर्तियों में ओढ़ने के वस्त्र के कई तरह दिखाई देते हैं। सिर के चारों ओर आभा मंडल को अत्यधिक सजाया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि संग्रामों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी के बाहर स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्थलों में से एक गुजरात में देवगिरी का स्तूप है। परवर्ती शताब्दी में बहुत कम बदलाव आया है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरहरे पतले रूप में दिखाई देती हैं। वस्तुओं की पारदर्शिता बहुत सौंदर्य अनुभूति है। दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक, आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल है, जैसे जग्गेपेट, अमरावती, भट्टी पोलरो, नागार्जुन कोंडा, गोली। अमरावती एक महाक्षेत्र है जिसमें अनेक प्रतिमाएं साम्य हैं, जो कि अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन में ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रह गई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप भी प्रदक्षिणा पथ हैं, जो वेदिका से ढका हुआ है। वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। गुंबदी स्तूप का ढांचा उभारदार स्तूप प्रतिमा चौकों को ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है, लेकिन हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य के दृष्टिगोचर होते हैं। ये देखो, स्तूप की बाहरी दीवार पर अमरावती स्तूप है, ये लेटे हुए दिखाया जा रहा है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। फिर ये क्या है, स्तूप पटल अमरावती 2य शताब्दी का। लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की 1ली और 2री शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं के ढोल के चौकों और अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन से भीतरी अवतरण आकृतियों में नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों, सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ दिखाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ पतली हैं, उनमें गति और शरीर की 3 भंगिमाएं यानी त्रिभंग दिखाई देती है। सांची के प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संचलन अधिक जटिल हो सकता है। रैखिकता में लोच आ गया है। प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार रखने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर और जटिल अतिव्यापी के रूप में क्रियान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता से अधिक ध्यान दिया गया है। भले आख्यान में उसका आकार भूमिका कैसी भी हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत किया गया है। इन आख्यानों को बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें कई ऐसे जातक दृश्य पाए हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका है। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी महादेवी को शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है।
उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं। संयोजन से ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी महादेवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उद्धति में बुद्ध के जन्म के संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया जाता है। फलक नारजुक कोंडा, देखो पत्थर उठाए हुए दिख रहा कुछ, ठीक है, कुछ है। और महिला उसके बाद है ईसा की 3वीं शताब्दी में नागार्जुन कोंडा और गोली के प्रतिमाओं की आकृति को अनुप्रमाणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्धत प्रतिमाओं की तुलना नागार्जुन कोंडा और गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सत्ता के प्रभाव से उत्पन्न करने में सफलता पाई है, जो स्वाभाविक उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुनकोंडा, गुंटापल्ली, आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा है जो एरुल्ली के पास है। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय, बहुकोष्ठीय या वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा 2वीं शताब्दी में खोदकर बनाए गए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली में है। अब तक की खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्गा कर्नाटक में है। यहाँ ऐसा स्तूप जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजा है। बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि जहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक नहीं बचा है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया गया है। वहाँ का मंदिर संख्या 18 है, जो कि एक साधारण देवालय है जिसमें आगे स्तंभ बने हुए, पीछे एक बड़ा कक्ष बना है। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर का उल्लेख है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्धिक प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ और मैत्रेय जैसी बौद्धिस्ट तत्वों की प्रतिमा भी बनाई जाने लगी है। किंतु बौद्ध धर्म की वैज्ञानिक शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी हैं, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म में जनहित के धार्मिक मामलों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करते प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। पश्चिम भारतीय गुफाएं। पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2 शताब्दी और उसके बाद के बताए जाते हैं। वास्तुकाल में मुख्यतः 3 रूप में मिलते हैं। पहला, गज पृष्ठीय मेहराबी छत, ठीक है। ये देखो क्या है, अधूरी निर्मित गुफा, कन्हेरी की गुफा है। ये क्या है, कन्हेरी, पहाड़ों को काट के बनाई, ये लग रहा है पहाड़ों के ऊपर साइड में ना। और फिर है चैत्य कक्ष, कार्ले का चैत्य, स्तूप जैसा लगा है ना, स्तूप जैसा लग रहा है ये। पहला गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चित्र जो अजंता पीतल खोड़ा भज में पाए जाते हैं। दूसरा, गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादार में मिलते हैं। और तीसरा, सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसे महाराष्ट्र के कोंडी वाइट में पाया जाता है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती है। सामने का हिस्सा खुला होता है जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता है, और कुछ मामले में बिना लकड़ी वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसे कोंडी वाइट में देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं के पीछे की ओर स्तूप बना आम बात है। ये नासिक का है ना, गुफा में से का। ईसा के पहली शताब्दी में गज पृष्ठीय मेहराब छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया है, जैसे अजंता की गुफा नंबर 9 में देखने को मिलता है। गुफा में यहाँ दे रखा, मोहरे के ऊपर एक पत्थर की पर्दी लगा दी है। ऐसा निर्माण वेदसा, नासिक, कार्ला, कन्हेरी में पाया जाता है। निर्माण में वेदसा अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष पर्वतीय काल में पाए जाते थे। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया जाता था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला सहन है। वर्षा बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दे दीवार है। फिर एक बरामदा है। मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दे दीवार, एक खंभे पर टिके गज पृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष
और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। कार्ले चैत्य मंडप को मनुष्यों और जानवरों की आकृतियों से सजाया है। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। कन्हेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ले के चैत्य कक्षा जैसी योजना का कुछ और विशद रूप दिखाई पड़ता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण भाग कार्य एक साथ नहीं किया गया था, इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली का सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा। यही डिजाइन रूप में अनेक स्थानों में पाया जाता है। जब तक वहाँ विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए थे। विहारों की निर्माण योजना में एक बरामदा, बड़ा कक्ष और इस कक्ष की दीवारों पर चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेसा गुफा नंबर 11, नासिक की गुफा नंबर 3, 10 और 17 है। आरंभ में अनेक विहार गुफाओं के भीतर चैत्यों के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ पर वेदिका डिजाइनों से सजाया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया है। नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 में मोहरों की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई है। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों को घट आधार और शीर्ष घट पर मानव आकृतियां उकेरी गई हैं। ऐसा ही एक अन्य गुफा जुनार महाराष्ट्र में खोदी गई है, जो आम जनता के गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई है। आगे चल के इस विहार के कक्ष में के पीछे कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया है, जिसे यह चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में बुद्ध की प्रतिमाएं संकलन की गई। चुनार महाराष्ट्र में खुदी गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों में चारों ओर से 200 से भी ज़्यादा गुफाएं उत्कीर्ण हैं, जबकि मुंबई के पास कन्हेरी में 108 गुफाएं हैं। 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीतलखोड़ा, एलोवेरा, नासिक, भज्ज, जुनार, कार्ला, कन्हेरी की गुफाएं। अजंता, एलोवेरा, कन्हेरी आज भी फल फूल रही हैं। अजंता सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यहाँ भूसलबाव, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते से पहुँचा जा सकता है। अजंता में 26 गुफाएं हैं। 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व की 2वीं और 1ली शताब्दी गुफा नंबर 10 और 9 और परवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी 19 और 26 है। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार है और ये प्रतिमाओं और चित्रों से अलंकृत हैं। अजंता में ऐसा उदाहरण जहाँ ईसा पूर्व 1ली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं में काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता। ये क्या अजंता की गुफा का चित्र है? अजंता गुफाएं। फिर उसके बाद ये क्या है? गुफा नंबर 2, बरामदे में उत्कीर्ण अजंता की गुफाएं। ये क्या है? ये बुद्ध यशोदा का चित्र है, राहुल का चित्र है। गुफा नंबर 17। ये गौतम बुद्ध है, ये उनकी पत्नी और ये उनका बेटा राहुल। गुफा नंबर 10, 9, 12, 13 आरंभिक चरण में है। गुफा नंबर 11, 15, 6 ऊपरी तथा निचली और गुफा नंबर 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरी दशकों के पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं। चैत्र गुफा नंबर 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। ये गज पष्टी तह खानों छत वाली किस्म की है। गुफा नंबर 26 बहुत बड़ी है। भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध के अनेक प्रतिमाओं से उकेरा है और सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। से सभी गुफाएं विहार चैत्य के समय की हैं। उनके खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़े हैं, आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा नंबर 5, 14, 23, 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षणों में बहरादेव गुफा नंबर 16 का संरक्षण है, जो वाकटक नरेश हरि सिंह का प्रधानमंत्री था।
उपेंद्र गुप्त, जो गुफा नंबर 17 और 20 का संरक्षक था, उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकटक नरेश हीर सेन का सामंत था। बुद्ध भक्त गुफा नंबर 26 का संरक्षक था और मथुरा दास गुफा नंबर 4 का संरक्षक नाम उल्लेखनीय है। गुफा नंबर 1, 2, 16, 17 में अनेक चित्र आज भी शेष बने हैं। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर प्रक्षेप दिखाया गया है। ये रेखाएं अत्यंत स्पष्ट होती है, इसमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर के बाहरी रंग बाहरी रेखा के साथ मिल जाता है, जिसमें चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। आकृतियाँ पश्चिमी भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी हैं। पहले चरण में बनी गुफाएं, विशेषकर गुफा नंबर 9, 10 में भी चित्र पाए गए हैं। यह ईसा की प्रथम 5वीं शताब्दी की है। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित हैं और इन गुफाओं में आकृतियाँ स्वाभाविक से बढ़ा चढ़ाकर अंकित कर हुई रंगी हैं। ये अप्सरा का चित्र है अजंता में, गुफा नंबर 17 का। ये चित्र छत है, गुफा नंबर 10 अजंता। गुफा चित्र नंबर 9 अजंता। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थितियों को वास्तु के बाहरी हिस्सों में पृथक करके दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला में मानव से समानता, ये स्पष्टता किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला व चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चल रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार आकृतियों से दिखाई देती है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, तथा पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार के भी चित्र थे। दूसरे चरण में चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10 और 9 की दीवारों पर स्तंभ में बने चित्रों से किया जाता है। बुद्ध की ये आकृति 5वीं शताब्दी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियों साथ साथ एक ही समय पर हुई थी और अगले चरण में चित्र गुफा संख्या 16, 17, 1, 2 में देखे जा सकते हैं। ये गुफा नंबर 1 का चित्र है, देखो, महान जातक फलक का चित्र। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ है। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उसमें कुछ ही चित्र रह गए हैं। इन गुफाओं में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह देखा गया है कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, पीलापन, भूरा, हरित, पीले आदि का प्रयोग, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। गुफा नंबर 16 और 17 में चित्रों के सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफाओं की मूर्तियों के समान भारी नहीं है। ये आकृतियों में घुमाव लयात्मक है। ठीक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं में उभार प्रतिष्ठित किया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली है। आकृति संयोजना विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा नंबर 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए हैं और स्वाभाविक हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वस्तु का संयोजन समान है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने पर विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों के द्वारा निर्मित चित्रों की विभिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता और शैलीगत विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं एवं बढ़ा चढ़कर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक अवदान कथाओं के प्रसंग है। कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक, विदुर पंडित जातक के प्रसंग गुफा के संपूर्ण दीवार को ढके हुए हैं। ये उल्लेखनीय कि छंदक जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 में विस्तारपूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा नंबर 10 में छंदम का दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा नंबर 17 वही प्रसन्न भिन्न रूप से चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृति में अजंता में आम है, अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं। प्रांगण कैलाश मंदिर में गुफा नंबर 16 एलोरा का है। ये एलोरा का चित्र है। प्रांगण कैलाश मंदिर गुफा नंबर 16। फिर गुफा नंबर 10 एलोरा का है। ये बुद्ध बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्ष।
लेकिन वे गुफा 1 के सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित है। गुफा नंबर 2 की कुछ आकृतियाँ वेंगी की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ प्रतिमाओं के निरूपण के संदर्भ में मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एलोरा औरंगाबाद जिले में एक महत्वपूर्ण गुफा स्थल है। एलोरा ये अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण, जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से अनुपम स्थल है, जहाँ ईसा की गजा वसुधर गुफा नंबर 15 एलोरा, जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अनेक शैलियों के संगम के रूप में बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेषकर बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती हैं। वहीं बाहर बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ बौद्ध धर्म के वैज्ञानिक संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षौम्य, अलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं। उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। उनके स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में 2 मंजिलें गुफाएं खुदाई गई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिला गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं को प्लास्टर और रंग रोगन किया गया था। अधिकोष्ठा बुद्ध की प्रकार आकार में बड़ी और पद्माणी और वज्र प्राणी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षकों के रूप में बनाई गई है। गुफा नंबर संख्या 12, जो कि एक त्रिमंजिली गुफा है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानुषी बुद्धि और विरोचन, अक्षौम्य, रत्नसंभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, व्रजराज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की एक ही 2 मंजिल गुफा यानी गुफा नंबर 14 स्तंभों के डिजाइन और बौद्ध गुफाओं के बनने में शुरू हुई है। जब तक वे विकसित होते हुए 9वीं शताब्दी में जैन गुफा में पहुँचे तो ये अत्यंत अलंकृत हो चुके थे। उनके सृजनात्मक रूप में भारीपन आ गया था। ब्राह्मण गुफा नंबर 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित थे, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों में प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल है। उनका आयतन बाहर निकला हुआ है, जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करती हैं। प्रतिमाएं भरी हैं, उनमें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक यानी तमिलनाडु में आए हैं। उन्हें प्रतिमाओं को उकेरा, इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा नंबर 16 को क्या हुआ है कैलाश लाइनिंग कहा जाता था। यहाँ केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया सकता है। ये वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। हम इस अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी कि महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा नंबर 29 और 21 उल्लेखनीय है। गुफा नंबर 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। गुफा नंबर 29, 21, 17, 14, 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकी और चित्र की प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है, जो बौद्ध भित्तिक चित्रों वाली बाघ गुफा मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह गुफाएं प्राकृतिक नहीं अपितु चट्टानें को काटकर बनाई गई। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाघ गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारियों के द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया जाता है। अजंता मुख्य बगनी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची हैं, जिनमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान हैं। इसमें लघु कक्षों के पीछे चत्र अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा नंबर 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल कहा जा सकता है, जिसकी दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा नंबर 2, 3, 5, 7 में दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल और भूरे रंग के पत्थरों के किरकिरे से तैयार मोटे प्लास्टर इन दीवारों की छतों को बनाया जाता है। सबसे सुंदर चित्रों में से गुफा नंबर 4 बरामदे की दीवारों पर है।
भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में पुनः स्थापित किया और वहाँ से देखा जा सकता है। एलिफेंटा, ये कौन सी? एलिफेंटा का गुफा द्वार, एलिफेंटा की गुफा और अन्य द्वार। एलिफेंटा व अन्य स्थल, मुंबई के पास एलिफेंटा गुफा है। शैव धर्म से मध्य ये गुफा एरोवा समकालीन और इनकी प्रतिमा में शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टानों पर काटी गई गुफाओं की परंपरा दक्कन में जाहिर रही। ये गुफाएं महाराष्ट्र में नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बदामी और अहेलू तथा आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा के क्षेत्र में तमिलनाडु पल्लव राजाओं के संरक्षण में है। ये मुख्यतः महाबलीपुरम में पाए जाते हैं। देश की ईसा की 6वीं शताब्दी के पहले कला इतिहास का इतिहास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले ऐतिहासिक कालों में जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फला फूला। यहाँ की मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों का उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, क्योंकि देश भर में स्थान स्थान पर पाई जाती है। इससे यह प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही थी। पकी हुई ईंटों में अनेक प्रतिमाएं छिन्न भिन्न छोटे छोटे आकारों में सर्वत्र पाई जाती हैं। उनकी लोकप्रियता का पता चलता है। उनसे कुछ खिलौने, कुछ छोटी मोटी धार्मिक कृतियाँ हैं, कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों और पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्तियाँ हैं। पूर्वी भारत की गुफा परंपरा, पश्चिमी भारत के समान ही पूर्वी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश के एल्लूरी जिले में स्थित गुट्टापल्ली में एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ी गुफाओं का निर्माण हुआ है। अभी क्या है? उदयगिरी खंडगिरी गुफा के समय भुवनेश्वर के समय पे उदयगिरी खंडगिरी गुफा है, जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। संभवतः यह एक ऐसा स्थल है जहाँ पर स्तूप विहार गुफाओं का स्थान निर्माण हुआ। गुट्टापल्ली में चैत्य की गुफा गोलाकार है और प्रवेश द्वार पर चैत्य में बना हुआ है। पश्चिमी भारत में अन्य गुफाओं की तुलना में गुफाएं छोटी हैं। विहार गुफाओं का निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी हुई हैं। ये गुफा आयताकार हैं, जिनकी छतें मेहराबदार हैं, जो कि बिना बड़े कक्ष वाली एक मंजिला या 2 मंजिली इमारतें हैं। इनका निर्माण ईसा पूर्व की 2वीं शताब्दी में हुआ। इसके बाद काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ है। गुट्टापल्ली के अतिरिक्त रामेपरमपल्लम एक महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण करा है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीन अनापल्ली के गुफाओं का निर्माण करता है। 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर को काटकर एक बड़ा सा स्तूप बनाया है। ऐसा विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काटकर देश के बड़े स्तूपों का निर्माण हुआ है। इसी पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया है। ओडिशा में भी चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही। खंडगिरी, उदयगिरी इसके सबसे प्रारंभिक उदाहरण हैं, जो भुवनेश्वर के समीप है। ये गुफाएं फैली हैं, जिनमें से खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख पाए जाते हैं। शिलालेख के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थीं। इसमें नाम मात्र एक कक्ष बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी संख्या में पशु का आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों पर कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भागों में कक्षों का निर्माण किया गया है। इन कक्षों के प्रवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरण आज प्रचलित है और स्थानीय लोक कथाओं में सुसज्जित है। ये काहे का चित्र है? ये है सांची का चित्र, ठीक है, तोरण द्वार। उसके बाद ये चित्र है भोपाल से मध्य प्रदेश में घोषित है यूनेस्को के सांची में, ठीक है। भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है यूनेस्को द्वारा, जिसमें 3 मुख्य स्तूप 1, 2 और 3 ऐसा माना जाता है। स्तूप 1 में बुद्ध के अवशेष है, स्तूप 2 में कम प्रसिद्ध है और 10 अवतारों के अवशेष हैं। तीनों अलग अलग पीढ़ियों के हैं। उनके नाम पर भीटिकाओं पर लिखा होता है। स्तूप में 3 सरिस्पुत्र और महाबल के अवशेष है। स्तूप 1 में नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है।
स्तूप कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने मूल रूप में स्तूप ईंटों का ढांचा था, आगे चलकर बड़ा बना दिया गया और पत्थर और वेदिकाओं के साथ सुसज्जित कर दिया गया। अशोक स्वयं स्तंभ पर एक लेख के साथ स्तूप को दक्षिण की ओर पाया गया, जिससे पता चलता है सांची में मठी और कलात्मक क्रियात्मक केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश बनाया गया, इसके बाद में द्वार बने। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है, ऐसा प्रदक्षिणा पथ इस स्थल पर पाया जाता है कहीं नहीं। स्तूप के चारों ओर स्वयं बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटना और महत्वपूर्ण घटनाओं स्थलों पर अशोक के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों संबंधित दृश्यों को पूरी तरह सजे हुए। बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप से सिंहासन, खाली सिंह, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दर्शाया गया है। चारों दिशाओं में तोरण बने हुए हैं, इनकी शैलियों में अंतर पाया जाता है। यह अनुमान लगाता है कि इनके निर्माण का समय ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद का है। जो स्तूप संख्या 1 है सबसे पुराना है, और 2 जो है वो वेदिका पर आकृतियाँ उकेरी गई हैं। स्तूप संख्या 1 पहले की है। जहाँ तक इन आख्यानों में महत्वपूर्ण तोरणों के स्तंभ पर चित्रित थे, और सांची के स्तंभ में पाई जाने वाली आकृति आयाम में छोटी होते हुए मूर्ति कला की कुशलता दर्शाती है। शरीर के अंग प्रत्यंग का जो रूपभाव के चित्रण किया गया है वो गहराई और आयाम दोनों की दृष्टि से अंतर स्वाभाविक है। संयोजन भीड़भाड़ भरा है, और आकृतियों की परस्पर व्याप्ति से जो थोड़ा खालिस्तान बचा है वो यहाँ पूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मोड़ों से शरीर की गति को दर्शाई जाती है। उनकी हलचल में संरचनात्मक समरसता और अभिन्नता देखने को मिलती है। स्तंभों में संरक्षण आकृतियाँ हैं। साल मंजिका की आकृतियाँ आयतन के प्रस्तुतिकरण में बेजोड़ है। स्तूप संख्या 2 पहले वाली प्रतिमाओं जैसे कठोरता दिखाई नहीं पड़ती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खंडों और उनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिकाएँ हैं। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे तक भिन्न प्रतिमाओं में अलंकृत है। नीचे की दंडिका के आगे तक बढ़ी हुई दंडिका साल मंजिकाओं की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद साथियों का फिर पद्मासन बुद्ध कटरा टीला मथुरा का है। देखो आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मूर्ति उत्पादन का एक विशाल केंद्र था। वहाँ से कई मूर्तियाँ मिली हैं। कुशाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियाँ मिली उसमें मथुरा मिली मूर्तियों की संख्या काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई जाने वाली मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में मूर्तियों से भिन्न है। कटरा जिले में मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी की है। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में पालथी मारकर बैठे हुए, उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा कंधे पर स्तर पर कुछ ऊपर उठा हुआ है। बायां हाथ बाई जांघ पर रखा हुआ दिखाया गया है। उष्णी यानी केश ग्रंथि सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया है। मथुरा की मूर्तियाँ इस काल में हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ मंगाई गई हैं। कंधे चौड़े हैं। संगति पोशाक एक ही कंधे को ढकेलती, उसे खास तौर पर बनाए हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है। जबकि संगति के अभाव स्वतंत्र भाग जो वक्ष स्थल को ढके हुए शरीर के धड़ तक ही रखा गया है। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि, व्रजपाणि, बोधिसत्वों के रूप में पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्मकमल और दूसरे के हाथ में वज्र है। वे मुकुट पहने हुए बुद्ध के दोनों ओर स्थित है। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वो बहुत बड़ा है। सांकेतिक वृत्त में सरल ज्यामिति आकृति दिखाई गई है। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई 2 आकृतियाँ दिखाई देती हैं। ये चित्र की सीमा के भीतर काफ़ी गति दर्शाती हैं। आकृतियों में पूर्वी कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, जिनसे यह अधिक पार्थिव रूप दे दिया है। शरीर के मोड़ों को इतना सुकोमलता से उतारा गया है मानो वह नारी आकृति हो। यही मथुरा की मूर्तिकला के द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थानों में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मौसल कपोलों के साथ गोल है। पेट कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया है, लेकिन वह नियंत्रित नहीं। ये गाते हुए मथुरा कुषाण काल की प्रतिमाओं के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु यह मूर्ति परवर्ती कालों में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुख्य प्रतिमा तक्षशिला का
आज के पाकिस्तान में प्राचीन गंधार क्षेत्र में तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की दूसरी शताब्दी के कुषाण काल की है। यह प्रतिमा गंधार कला में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटियों का मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप अनेक में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीर्ष पर अनेक यूनानी किस्म के तत्व हैं जो समय के साथ विकसित हुए। बुद्ध के घुंघरालू केस हैं, सिर को तेज और रेखी पर से ढके हुए हैं। मस्तक समतल है, उसमें बड़ी बड़ी फुर्तीले वाली आंखें अर्ध मिचली हैं, अच में जिसे दिखाई गई है। चेहरा और कपोल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं की तरह गोल नहीं है। गद्दार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग लंबे हैं। रूप के प्रस्तुतिकरण में रेखिक और बाहरी रेखा तीखी है। सतह समतल है। आकृति बहुत भाव व्यंजक है। प्रकाश और अंधेरे के परस्पर प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है, जिसके नेत्र कटोरों को मोड़कर तली और नाक के तलों का उपयोग किया गया है। प्रशंसता अभिव्यक्ति के आकर्षण केंद्र बिंदुओं मुख्य मंडल प्रतिरूपण त्रिआयामी की स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एक्युमेनाई, पार्थियाई और बैक्ट्रियाई परंपराओं में विभिन्न विशेषताओं का स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गंधार शैली की एक प्रमुख विशेषता है। गंधार शैली की प्रतिमाओं में यूनानी परंपरा के रूपात्मक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु इनमें अंगों प्रत्यांगों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसमें पूरी तरह से यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता है। अनेक बुद्ध और अन्य प्रतिमाओं के विकास के स्रोत में उनकी विशिष्ट पश्चिम और पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमोत्तर भारत जो पाकिस्तान में चला गया था, आग ऐतिहासिक काल से ही लगातार बसा हुआ है। ऐतिहासिक काल में वह सदा आबाद रहा। गद्दार क्षेत्र में सबसे बड़ी संख्या में मूर्तियाँ पाई जाती हैं। यह मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की हैं। इसमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया है। आसन बुद्ध सारनाथ। बुद्ध की यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ से मिली है। सारनाथ में स्थलीय संग्रहालय सुरक्षित है। यह चुनार के बलुआ पत्थर से बनी हुई है। बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धर्मचक्र परिवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जैसा कि सिंहासन में बैठी हुई अन्य आकृति में देखा जा सकता है। बीच में एक छात्र 2 हिरण मानव आकृतियों के साथ दिखाए गए हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमाओं का एक उत्तर उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया है। बाह्य रेखाओं को सुकोमल और अंत्य लयबद्ध। चित्र के स्थान पर दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा करके दिखाया गया है। ये देखो, टांगों सीधा और अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ है। एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी चेहरा गोल है। आंखें आधी मची हुई है। नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहले की प्रतिमाओं की तुलना में कोपलों की गोलाई कम है। हाथ धर्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है। इस पर 2 कटी रेखा है, जो बलन मोड़ की सूचक है। उसने गोलाकार घुंघराले केशों से बना है। प्राचीन बाद में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव के रूप में प्रस्तुत करना था जिसमें निवारण यानी क्रोध एवं घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया है। सिंहासन के पृष्ठ भाग को एक सांकेतिक वृत्त भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूने में अत्यंत अलंकृत दिखाया गया है। प्रभामंडल का केंद्रीय भाग सादा समतल है। कोई साज सज्जा नहीं है। इसमें प्रभामंडल देखने में बहुत सारे प्रभावशाली बन गया है। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन पर पीठ पर की गई सजावट कला शिल्पी की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन के सूचक है। इस काल में सारनाथ बुद्ध की प्रतिमा सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण से प्राप्त कोमलता दर्शाती है। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई है। ऐसा परिष्कार आने में काफ़ी समय लगा होगा। ये लक्षण आगे भी जारी रहे। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं, जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया। गति एक समान है तथा इन्हें धर्मराज स्तूपा के से चारों ओर अलग अलग उकेरा गया है। ये सारनाथ संग्रहालय में रखी हुई हैं। इनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की हैं और कुछ बुद्ध को बोधिसत्व
पद्मपाणि और वज्रपाणि के साथ दर्शाया गया है। फिर पंचपाणि बोधिसत्व अजंता गुफा, यह गुफा नंबर 1 है। ये देखो। फिर उसके बाद में यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा स्थल के पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पिछली दीवार पर चित्रित है। इनमें बोधिसत्व को एक बाध्य कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कंधे बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ हैं, जिनमें से चित्र में गति उत्पन्न करते हुए दिखाई दिए। प्रतिरूपण सुकोमल है। बाहरी रेखा शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती है, जिनमें त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए है, जिसमें विस्तृत चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका है, आंखें आधी मिची हैं, कुछ लंबी बनाई गई है, तीखी नाक सीधी है। चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्से को हल्का रंग किया गया है, जिसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। मानकों वाले हार में ऐसी विशेषता पाई जाती है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर के भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है, रेखाएं कोमल और लयबद्ध है, शरीर की परिरेखा को दर्शाती हैं। दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प है, बाएं हाथ में खाली जगह पर बड़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य छोटी छोटी आकृतियां बनी हुई हैं। बाहर के निकले हुए रंगीन खंड चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व को आगे की ओर कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति में अधिक ठोस व प्रभावी से घन बनाता है। धड़ भाग के ऊपर का धागा आयाम दर्शाने वाले सुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग में चित्रण का पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, दूषण, हरे, नीले रंग का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला होठ, छोटी डुड्डी सभी मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन, एकरूपता, प्रभाव लाने के लिए योगदान देते हैं। गुफा संख्या 1 में चित्र सबसे अच्छी किस्म के हैं, उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्र में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नता देखी जा सकती है, जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता गुफा में कई शताब्दियों के दौरान कला संस्कृतियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया है। पद्मपाणि की उपयुक्त आकृति के दूसरे ओर वज्रपाणि बोधिसत्व को चित्रित किया गया है। वज्रपाणि दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए, सिर पर मुकुट पहने हुए। इस आकृति में वे सभी चित्रात्मक विशेषता पाई जाती हैं जो कि ऊपर पद्मपाणि के बताई गई हैं, जैसे महाजनक जातक, उमन जातक आदि। महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है। यह सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपाणि, वज्रपाणि तथा बोधिसत्व के चित्रों को इस पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी ऐसी पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र सर्वत्र मिलते हैं। महाजनक जातक के चित्र, अजंता गुफा नंबर 1। उसके बाद है मारविजय अजंता गुफा संख्या 26। बुद्ध के आसपास कुछ मारविजय का विषय अजंता के कई गुफाओं में चित्रित किया गया है। ये एक मूर्तिकला प्रतीकात्मक प्रतिरूपण है, जिसे अजंता का गुफा नंबर 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया है। मूर्ति बुद्ध के महापरिणाम की विशाल प्रतिमा के पास बनाई गई है। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति के बीच में मार की पुत्री और सेना के बीच घिरा हुआ दिखाया गया। यह घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ की उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया है, जिससे होकर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त के समय गुजरना पड़ता था। मार यानी काम, इच्छा, विबोधक है। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है। बुद्ध को अपने दाहिने हाथ में धरती और अपनी उदारता के लिए एक साक्षी रूप में इशारा करते हैं, वो दिखाया गया। यह उभरा हुआ प्रतिभा फलक अत्यंत जीवंत है। अजंता के अति परिपक्व मूर्तिकला का उदाहरण है। यह रचना छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। आकृति के दाहिने और मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। अपनी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विस्तृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी हैं। निचले आधार पर संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों और कमर में निकली हुई दिखाई देती हैं। एक निचले स्तर पर मार की प्रतिमा को यह सोचते हुए दिखाया गया है कि सिद्धार्थ बुद्ध को कैसे विस्तृत किया जाए। फलक के आधे हिस्से में मारकर सेना को बुद्ध की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है, जिसमें फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना
और बुद्ध की आराधना करके वापस लौटना दिखाया गया है। बीच में बुद्ध पद्मासन लगा के विराजमान है, उनके पीछे घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया है। मार के शरीरों के चेहरों की कुछ विशेषता विधा वाली प्रतिमाओं की विशेषताओं के साथ मिलती हैं। अजंता गुफाओं में कला शिल्पियों की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया, इसलिए वहाँ की शैलीगत विशेषताओं को अवलोकन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आमुक प्रतिमा आमुक शैली के शिल्पियों की तरह बनाई गई होगी। हालांकि अजंता की गुफाओं में कई बड़ी प्रतिमाएं हैं, खासतौर पर पूजा कक्ष और अग्रभाग की दीवारों पर है, परंतु प्रतिमाओं में ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों में भी अनेक विन्यास ऐसी जटिलता को देखने को मिलता है। एक फलक में नाचती हुई आकृति को ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में देखा गया है। उसके बाद है एलोवेरा की महेश मूर्ति। फिर कुछ दे रखे हैं। अध्याय 5 परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं।